आज जब रितु ऑफिस में पहुंची तो वहां सभी लोगों में एक अलग ही चहल पहल मची हुई थी। हर कोई जैसे किसी जल्दीबाजी में था। ये सब देखकर रितु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक दो लोगों से पूछा भी तो वह जल्दीबाजी में कुछ सही से जवाब नहीं दे सके। बस इतना बताया कि बॉस का ऑर्डर है। हैरान परेशान रितु रोहित के केबिन में गई। इससे पहले कि रितु कुछ पूछ पाती, रोहित खुद बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब जल्दी से सारे काम निपटा लो और मिस्टर बत्रा वाली फाइल लेकर आओ और उसमें से एक बार फिर से देख लो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्या बात है सर, आज ये इतनी जल्दीबाजी किस बात की है? इस पर रोहित बोला, हमारी कंपनी को पहली बार विदेश से कोई ऑर्डर मिला है और आज उस कंपनी के सीईओ खुद यहाँ पर आ रहे हैं। तो ओबराय कंपनी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती है, इसलिए उनके आने से पहले हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। रोहित अपने काम में लगे हुए ही बोला, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर हम पहले ही बार में उनकी नज़रों में फेलियर साबित हुए तो आगे वह कोई भी ऑर्डर हमारी कंपनी को नहीं देंगे। और बात सिर्फ ऑर्डर की ही नहीं है, इससे मार्केट में भी गलत मैसेज जाएगा और फिर हमें अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए तुम भी ध्यान रखना, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, इतना कहकर रितु भी अपने काम में लग गई। मगर फिर कुछ देर में रोहित से बोली, सर वैसे ये कंपनी है कौन और किस देश की है? तुम्हें क्या करना है उनके बारे में जानकर? रोहित अपनी फाइल उठाते हुए बोला, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि अगर वह ज़्यादा हैंडसम हुआ तो तुम उनके साथ? शटअप रोहित सर, आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, रितु गुस्से से बोली। उसके जवाब पर रोहित हंस दिया और बोला, वैसे अगर चाहो तो ट्राई कर सकती हो, क्योंकि मैंने सुना है वह अभी तक अनमैरिड है। बहुत ही कम उम्र में एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हैं बत्रा साहब। लंदन में इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। पहली बार में ही उन्होंने भरोसा करके हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया है। अगर ये डील सक्सेस हो गई तो हमारी कंपनी भी अब नेशनल लेवल से उठकर इंटरनेशनल लेवल पर आ जाएगी। जरूर होगी सर, रितु पूरे उत्साह से बोली। मैंने बाहर सभी वर्कर को देखा है, वे सभी बेहद ही लगन और उत्साह के साथ लगे हुए हैं। अगर सबकी मेहनत इसी तरह साथ रहे तो हम जरूर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, मगर ये सिर्फ बातों से नहीं होगा, इसके लिए काम करना पड़ता है। इसलिए अब तुम भी काम करो। रोहित ने उसे चिढ़ा दिया तो वह भी पैर पटकते हुए फाइल लेने चली गई। आजकल रोहित उसे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है और वह भी जब इस तरह चिढ़ती है तो उसके चिढ़ने से रोहित को खुशी होती है। सभी वर्कर की मेहनत रंग लाई और उस पार्टी का माल समय से पहले पूरा हो गया। दोपहर में समीर बत्रा ओबराय ऑफिस में आया तो पूरे ओबराय ने मिलकर उसका जोरदार स्वागत किया। मगर समीर बत्रा की नज़र तो हर पल सिर्फ रितु को ही ढूंढ रही थी। मगर उस समय रितु समीर बत्रा के आने की हकीकत से अनजान उसी की तैयारी के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही थी। समीर बत्रा ने बेमन से मीटिंग को पूरा किया। वह तो यहाँ आया ही था सिर्फ रितु के लिए, वरना मीटिंग तो बस एक बहाना था। दरअसल जब डेविड रितु को ढूंढने के लिए इंडिया आया और उसे ज़्यादा समय लगने लगा था तो समीर बत्रा जैसे बिजनेसमैन जो अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया का बाजार बिजनेस के लिए कितना फ़ायदेमंद है। फिर समीर खुद भी एक इंडियन था। अपने जीवन के कई साल उसने इंडिया में गुजारे हैं। इसलिए समीर बत्रा ने डेविड को वहां से भी अपने बिजनेस के लिए शुरुआत करने के लिए कहा। और डेविड की खोज ओबराय कंपनी पर जाकर ख़त्म हुई थी, जिसकी पहली रेपुटेशन तो अच्छी थी और आगे वह अपनी कंपनी को नेशनल से इंटरनेशनल बनाने की जद्दोजहद से जूझ रहा था। इसलिए उसने रितु की खोज के साथ साथ ओबराय कंपनी के साथ डील भी कर लिया था। जहां समीर बत्रा और डेविड जैसे लोगों के लिए ये केवल अपने समय का सदुपयोग था, वहीं अनंत के लिए एक मौका था खुद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साबित करने का। उस समय डेविड को यह नहीं मालूम था कि जिसे वह खोज रहा है वह ओबराय कंपनी में ही है। मगर जब अब पता चल चुका है तो समीर बत्रा अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी ऑफिस आ पहुंचा था। मीटिंग खत्म होने के बाद अनंत ने एक बढ़िया लंच टाइम का प्रोग्राम रखा था। समीर बत्रा का मन तो नहीं था, मगर फिर भी रितु को सामने देखने की चाह में वह उनके साथ लंच के लिए चला आया। लंच क्या था, यह तो एक छोटी मोटी पार्टी की तरह हो गया था। रितु ने बड़े ही करीने से हर चीज का ध्यान रखा था। एक बड़े से हॉल में बड़ी सी मेज लगी हुई थी, जिसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी। उन कुर्सियों पर सफ़ेद और लाल कॉटन के कपड़े से उन्हें कवर किया गया था। बड़े से शीशे के चमचमाती सी मेज पर ढेर सारे खाने की वैरायटी के साथ
ताजे गुलाब के फूलों की महक बेहद खूबसूरत लग रही थी। खाने की टेबल पर लजीज व्यंजन की खुशबू हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। समीर बत्रा ने जैसे ही खाने का निवाला अपने मुंह में डाला, उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। हमें आज आपके साथ लंच करके सचमुच में बहुत खुशी हो रही है मिस्टर ओबराय। सच में इंडियन खाने जैसा स्वाद पूरी दुनिया के और किसी भी खाने में नहीं है। इंडियन खाने की तो बात ही अलग है। यह हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी। मगर इतने समय में भी जब उसे ऋतु कहीं नहीं दिखी, तो वह डेविड की तरफ देखता है और आंखों का इशारा समझते ही डेविड तुरंत बोला, मिस्टर ओबराय, हम उनसे मिलना चाहते हैं जिन्होंने आज के लंच की सारी अरेंजमेंट की है। ऑफ कोर्स, अनंत ने कहा। फिर रोहित की तरफ देखा, क्योंकि आज के खाने की जिम्मेदारी अनंत ने रोहित को सौंपी थी, जिसे उसने ऋतु की मदद से पूरा किया था। अनंत का इशारा समझकर वह तुरंत कैंटीन की तरफ गया और ऋतु के हाथ को पकड़कर सभी के सामने ले आया। गाइस, आज के लंच का यह सारा अरेंजमेंट मेरी पीए ऋतु भार्गव ने किया है। टेबल की सजावट से लेकर टेबल पर कौन कौन सी डिश जाएगी, यह सब कुछ ऋतु की मर्जी से हुआ है। इसलिए इस तारीफ की असली हकदार भी यही है। ऋतु ने यह सब सुनकर जैसे ही अपनी नज़र उठाई और उन्हें धन्यवाद करने के लिए अपने हाथ जोड़े, उसकी नज़र समीर बत्रा पर पड़ी और बस उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह एक टक पत्थर की मूर्ति बनी वहां खड़ी हो उसे देखती रही और अब डर के मारे उसके माथे से पसीना छलकने लगा। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर समीर बत्रा मुस्कुराया और बोला, मुझे लगा ही था कि इतना अच्छा खाने का अरेंजमेंट सिर्फ तुम ही कर सकती हो ऋतु। समीर बत्रा के मुंह से ऋतु का नाम सुनकर सभी चौंक पड़े। क्या आप इसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। इसका मतलब है कि ऋतु हमसे पहले आपके साथ काम कर चुकी है? नहीं, फिर पत्नी है ये हमारी। समीर बत्रा ने जब यह खुलासा किया तो सबके सब वहां भौचक्के रह गए, क्योंकि सबकी नज़र में तो ऋतु अभी तक कुंवारी थी। सब ऋतु की तरफ देखने लगे तो ऋतु ने नामे से रिलाया, ओह कम ऑन डार्लिंग, माना कि मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर उस वक्त मैं गुस्से और नशे में था। बस इसलिए इतनी बड़ी गलती हो गई। मगर उस गलती की इतनी बड़ी सजा छोड़कर तो आ ही चुकी थी मुझे तो। और देखो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी इंडिया चला आया। अब तो माफ कर दो मुझे। वह ऋतु के सामने आते हुए बोला। तो ऋतु को समीर का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया और वह डर के मारे पीछे हटने लगी। देखो, अगर तुम कहोगी तो मैं सबके सामने तुमसे कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, कहकर समीर बत्रा ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए। समीर का यह रूप ऋतु को आश्चर्य में डालने वाला था। वह ठिठक कर खड़ी हो गई और आश्चर्य से समीर बत्रा को देखने लगी। अभी वह समझने की कोशिश कर ही रही थी कि समीर ने यह क्या नाटक लगा रखा है। अभी तो उन दोनों की शादी हुई नहीं है, फिर यह उसे अपनी पत्नी क्यों बता रहा है। तभी समीर बत्रा आगे बढ़ा और उसने ऋतु का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती गले से लगाकर बोला, आई एम सॉरी ऋतु। ऋतु उसकी बाहों में छटपटाने लगी और उसे निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी मजबूती से पकड़े हुए समीर बत्रा ने धीरे से उसके कान में कहा, मैं जानता हूँ कि अब तुम्हें अपने भाई भाभी की परवाह नहीं है। उनका घर तुम छोड़ चुकी हो। शायद तुम्हें उनकी हकीकत पता चल गई है, लेकिन अगर तुमने सबके सामने यह स्वीकार नहीं किया कि तुम मेरी पत्नी हो और अब मेरे साथ यहाँ से चल रही हो, तो मैं तुम्हारे नए बने आदित्य भाई को जान से मार डालूंगा। और इतना सुना था कि ऋतु ने तुरंत से प्रतिकार करना बंद कर दिया। और जब समीर बत्रा ने देखा कि ऋतु की छटपटाहट बंद हो गई है, तो वह मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ और बोला, प्लीज ऋतु, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो। जबकि ऋतु अभी भी उसे आंखें फाड़े दहशत से देख रही थी और सब तो तमाशबीन बने देख रहे थे। उन्हें समीर की हरकतों पर कोई शक नहीं हुआ। उल्टा सभी के मन में समीर के लिए एक और अच्छी छवि बन गई कि वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि उसे मनाने के लिए 7 समंदर पार चला आया और अब सबके सामने माफ़ी भी मांग रहा है। मगर रोहित, जो आजकल ऋतु के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुका था, उसे ये जानकर पता नहीं क्यों लेकिन बहुत दुख हुआ कि ऋतु किसी और की बीवी है। वह बस एकटक ऋतु और समीर बत्रा को ही देखे जा रहा था। तभी समीर बत्रा वापस ऋतु का हाथ पकड़ते हुए बोला, प्लीज़ कहो ना ऋतु कि तुम मेरे साथ वापस चल रही हो। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपने लंदन का काम छोड़कर यहाँ तक आया हूँ। प्लीज़ बोल दो कि तुम अब मुझे माफ़ कर चुकी हो। तभी अनंत के डैड राघव ओबराय आगे आए और रितु के सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, मगर इस तरह से अपने पति को छोड़कर आना अच्छी बात नहीं है। समीर बत्रा साहब कितना प्यार करते हैं तुमसे। तुमसे माफ़ी मांगने के लिए अपना सारा काम धाम छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं।
ऐसा प्यार करने वाला पति हर किसी के नसीब में नहीं होता है, इसलिए उनकी इज्जत करो और अपने पति के साथ वापस लौट जाओ। थैंक यू ओबराय साहब, समीर बत्रा ने ऐसे कहा जैसे वह उनका एहसान मान रहा हो। प्लीज रितु, अब तो मान जाओ। रितु ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वे उसे जानती ही ना हो। तभी समीर बत्रा फिर अपनी आंखों आंखों से ही रितु को धमकाया कि जल्दी हाँ बोलो वरना। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और उस पर कुछ मैसेज टाइप करने लगा। तभी रितु दहशत से बोली, मैं चल रही हूँ आपके साथ। और यह देखकर समीर बत्रा के होंठों पर एक सातिर मुस्कान आ गई, जिसे दबाते हुए वह खुशी से बोला, ओहो रितु, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अब शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तुम बस एक बार मेरे साथ वापस तो चलो। और रितु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को दबाकर उसकी सांसों को रोक दिया हो। उसे वह रात याद आने लगी जब समीर बत्रा उसे अपने दोस्तों के सामने परोसने के लिए लेकर गया था होटल में। और ये याद आते ही उसकी आंखों से आंसू उमड़ पड़ने को तैयार थे, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से रोका और मनी मन कहा, नहीं, मैं आदित्य भाई पर कोई भी आंच नहीं आने दे सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे खुद ही क्यों नहीं समीर बत्रा के साथ जाना पड़े। रितु ने जैसे ही हामी भरी चलने के लिए तो समीर बत्रा ने तुरंत रितु का हाथ पकड़ लिया और सबकी तरफ देखकर बोला, थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से मुझे मेरी वाइफ मिल गई। अब इजाज़त दीजिए मुझे। नहीं समीर साहब, पहले खाना तो खा लीजिए। हमारा खाना हो चुका है। ओबराय साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं वादा करता हूँ आपसे कि हमारी कंपनी आगे की सारी डील अब से ओबराय कंपनी के साथ ही करेगी। हमें आपका काम बहुत पसंद आया। जी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपको हमारा काम पसंद आया। धन्यवाद, राघव ओबराय ने कहा तो समीर बत्रा उनसे हाथ मिलाते हुए बोला, अब चलता हूँ। इतना कहकर वो रितु का हाथ पकड़े लगभग जबरदस्ती से अपने साथ लेकर लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। रोहित ने इस दौरान एक भी शब्द कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बस उन दोनों को देखता रहा। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी उदासी थी। जाते हुए मुड़कर एक बार रितु ने भी रोहित को देखा और उसकी आंखें देखकर रोहित को कुछ अजीब सा लगा। रितु ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा था, मगर उसकी आंखें जैसे उससे मदद मांग रही थी। मगर रोहित समझ नहीं पाता कि किस तरह की मदद। अगर वह अपने पति के साथ जा रही है तो खुश क्यों नहीं है। रितु जैसे ही लिफ्ट के अंदर पहुंची उसने तुरंत समीर बत्रा से अपना हाथ छुड़ा लिया और ऐसा करते हुए देखकर समीर बत्रा हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी पहुंच से दूर निकल जाओगी। रितु कसमसाकर रह गई। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। भूलो मत कि मैंने तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए में खरीदा है। उन्हें वसूल करना तो बनता है ना। यह सुनकर रितु की आंखों से आंसू टपक पड़े। काश उसके भाई भाभी ने दौलत के लालच में आकर उसका सौदा न किया होता। तभी समीर बत्रा में एक बार फिर से उसकी कलाई को जबरदस्ती पकड़ लिया। देखो समीर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। रितु उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, 10 लाख मेरे भाई भाभी ने लिए हैं, मगर मैं अपने रिस्क पर तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम कहाँ से दोगी, वह भी 10 लाख रुपए। और 10 लाख तो मैंने तुम पर सिर्फ इन्वेस्ट किया है, इसलिए तो नहीं कि उतने से ही सवर कर लूं। मुझे इस 10 लाख से करोड़ों रुपए बनाने हैं। हर एक रात तुम्हारी बोली लगाऊंगा मैं, रितु डार्लिंग। वह बेदर्दी से उसके गालों को पकड़ते हुए बोला, तुम मुझे करोड़ों का फायदा पहुंचाओगी क्योंकि मेरे क्लाइंट्स तुम्हारे दीवाने हो चुके हैं। तुम्हारी एक एक रात की कीमत मुझे करोड़ों डॉलर्स में मिलेगी। तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली वह मुर्गी हो जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता हूँ। भगवान से कुछ तो डरो समीर बत्रा, मेरी हाय लगेगी तुम्हें। रितु कलपते हुए बोली। हाँ हाँ, समीर बत्रा जोर से हंस दिया। कोई बात नहीं, वो साय को भी मैं कीमत दे दूंगा तो वह वापस चली जाएगी। पैसों में बहुत ताकत होती है रितु डार्लिंग। तभी लिफ्ट रुक गया और समीर बत्रा एक बार फिर से रितु का हाथ पकड़े हुए बाहर निकला। इधर रोहित अपने केबिन में चला गया था और बाहर जाने वाले रास्ते पर अपनी आंखें गड़ाए हुए था। वह ऐसा क्यों कर रहा था उसे नहीं मालूम था, मगर रितु का जाना ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसका कुछ छूट रहा हो। तभी रोहित ने देखा कि समीर बत्रा रितु का हाथ पकड़े हुए ऑफिस से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, जबकि रितु उससे हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी और समीर ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वह एक तरह से जबरदस्ती रितु को गाड़ी में बैठाता है और अगले ही पल वहां से उड़नछू हो जाता है। इस तरह समीर का जबरदस्ती करना रोहित को कुछ अटपटा सा लगा। अभी तो वह सबके सामने माफी मांग रहा था
और अब अकेले में उस पर रौब झाड़े जा रहा है। समीर का यह दोहरा व्यक्तित्व उसकी आंखों में खटक रहा था। उसे लग रहा था कि रितु के साथ जरूर कोई गड़बड़ है, मगर कहाँ गड़बड़ है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर ऑफिस में सबके बीच गॉसिप की वजह बनी हुई थी रितु। हर कोई इस बात से दंग था कि रितु इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी होते हुए भी ओबराय कंपनी में एक छोटे से पोस्ट पर क्यों काम कर रही थी। मगर रोहित ने सबको इग्नोर किया और फिर चुपचाप घर की तरफ चल दिया। कुछ पूछने पर उसने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रोहित को इस तरह चले जाने पर अनंत और आदर्श की नजरें आपस में मिली और जैसे वे दोनों बहुत कुछ समझ रहे थे। रोहित घर जाकर भी चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। उसे बार बार रितु का जाते समय पलटकर देखना याद आ रहा था। कितनी बेबसी थी उस समय उसके चेहरे पर। आखिर क्यों? अगर वह अपने पति के साथ जा रही थी तो वह खुश क्यों नहीं थी? और अगर वह खुश नहीं थी तो जाने से इनकार क्यों नहीं किया? बहुत सारे सवाल इस वक्त उसके जहन में थे जो उसे परेशान कर रहे थे। उसने घर पर भी आकर सबको यही बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। मगर शाम को जब आदर्श और अनंत घर आए और उन्होंने जाना कि रोहित कमरे में कैद है, तो वह दोनों उससे मिलने के लिए उसके कमरे में गए। अनंत ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि रोहित अभी भी कमरे में चक्कर काट रहा था। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि रोहित कितना बेचैन है। एक बार फिर दोनों भाई ने पहले रोहित को फिर एक दूसरे को देखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। क्या बात है रोहित, इतने परेशान क्यों हो? आदर्श ने पूछा तो रोहित चौंक गया। उसे जैसे अभी अभी होश आया था कि वह दोनों यहाँ पर हैं। भैया आप लोग कब आए? रोहित ने खुद को संभालते हुए पूछा तो आदर्श उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हम तुझे ऑफिस के समय से ही देख रहे हैं। तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भैया, बस मेरी तबीयत कुछ। रोहित ने कहना ही चाहा था कि तभी अनंत बोला, बहाना मत बना और ठीक ठीक बता क्या बात है। रोहित ने कुछ नहीं कहा और एक बार फिर परेशानी उसके चेहरे पर दिखने लगी। कहीं तू रितु से प्यार तो नहीं करने लगा था? भैया, आदर्श के सवाल पर रोहित चौंक गया। आप ये क्या कह रहे हैं? तो फिर जब से रितु गई है तो इतना परेशान क्यों है? उनकी बात समझते हुए रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं भैया, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुझे? अनंत बोला तो रोहित तुरंत बोला, रितु का जाना। उसके इस जवाब पर उन दोनों ने उसे घूर कर देखा तो वह सकपका गया और फिर जल्दी से संभाल कर बोला, नहीं, एक तरफ तो तू कहता है कि तेरा रितु से कोई लेना देना नहीं है और दूसरी तरफ उसका जाना तुझे ठीक नहीं लग रहा है। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? भैया, मेरा वह मतलब नहीं है। देख रोहित, रितु एक शादीशुदा लड़की है और वह अपने पति के साथ गई हुई है। क्या सबूत है कि वह इंसान उसका पति है? उसके इस सवाल पर दोनों चौंक गए। तू कहना क्या चाहता है? और अगर समीर बत्रा उसका पति नहीं होता तो रितु एक बार भी तो विरोध करती। तूने देखा नहीं कैसे उसने सबके सामने रितु से माफी मांगी और रितु ने भी उसे माफ कर दिया। वह अपना सारा काम धाम छोड़कर लंदन से उसे तलाशने के लिए यहाँ इंडिया में आया हुआ था और तू ये सवाल कर रहा है कि रितु उसकी पत्नी है या नहीं। अगर पत्नी नहीं है तो फिर कौन है? पता नहीं भैया, रोहित हारा हुआ सा अपने बेड पर वापस बैठता हुआ बोला। मगर जाते समय मैंने रितु के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी। अगर वह अपने पति के साथ जा रही थी तो खुश क्यों नहीं थी? उसके सवाल पर वह दोनों भी मौन रह गए क्योंकि रोहित बात सही कह रहा था। रितु के चेहरे पर तो उन दोनों ने भी कोई खुशी नहीं देखी थी, जबकि आम दिनों में भी वह चहकती हुई ही नजर आती थी। किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसका पति अपने काम से ज़्यादा उसे अहमियत दे। फिर समीर बत्रा तो लंदन से सिर्फ उसे ढूंढने के लिए आया था और सबके सामने माफ़ी भी तो मांगी थी। ये किसी भी तरह से छोटी बात तो नहीं हो सकती। फिर भी रितु खुश क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? भैया, मुझे वह आदमी फ्रॉड लग रहा था। आप लोगों को पता नहीं, पर मैं रितु से बहुत पहले ही मिल चुका था। तभी जब मैं इंडिया के लिए वापस आ रहा था, रितु मुझे फ्लाइट में ही मिली थी और उस समय वह वहाँ से भाग रही थी। उसने इसके लिए मेरी हेल्प भी मांगी थी। किससे भाग रही थी ये तो उसने मुझे कभी नहीं बताया और ना ही मैंने कभी पूछा। लेकिन रितु ने जाते समय जिन नज़रों से मेरी ओर देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ मदद मांग रही हो। मगर ना वह कुछ कह पाई और ना ही मैं कुछ समझ पाया। और 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 भैया, मैंने अपने केबिन से उन दोनों को जाते हुए देखा था। साफ तौर पर ऐसा लग रहा था जैसे समीर बत्रा उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा हो। रोहित की बातें सुनकर वह दोनों भी सोच में पड़ गए। मगर समीर बत्रा जैसा एक बड़ा बिजनेसमैन इस तरह की हरकत क्यों करेगा?
इस तरह तो उसकी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा, जो कि कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है। आई डोंट नो भैया, पर पक्का कुछ गड़बड़ है। अगर तुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो हमें उसके भाई से बात करनी चाहिए। आनंद ने कहा तो आदर्श और रोहित दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे। क्या क्या हुआ? आप जानते हैं उसके भाई को? रोहित ने पूछा तो आनंद तुरंत बोला, क्यों, तुझे नहीं मालूम? नहीं। तू सच में कुछ भी नहीं जानता है? नहीं। रोहित ने कहा तो अनंत और आदर्श दोनों ही हंस देते हैं। अब क्या हुआ? रोहित उलझन से बोला। तो इस पर अनंत बोला कि आदित्य ही रितु का भाई है। कौन आदित्य? उन दोनों ने एक बार फिर से उलझन से उसकी तरफ देखा तो अनंत ने कहा, आरब का पीए आदित्य ही रितु का भाई है। और यह आपको कैसे पता चला? रोहित ने उससे घूरते हुए पूछा। तभी आदर्श भी उसे गुस्से से देखते हुए पूछा, कहीं तेरी ये कोई अलग खिचड़ी तो नहीं पक रही है? रितु है किसी और लड़की के साथ? आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं भैया? अनंत भी अब गुस्से से बोला। तो आदर्श फिर बोला, फिर तुझे कैसे मालूम कि रितु का भाई आदित्य है? हाँ भैया, जबकि रितु मेरी पीए थी, उसके बाद भी मुझे ये बात नहीं मालूम है। इस पर तो अनंत हंसते हुए बोला, एक दिन एक कुत्ते की वजह से रितु भाग रही थी, तो मैंने उसे लिफ्ट दिया था और उसके घर तक छोड़ा था। तब मुझे पता चला कि आदित्य ही रितु का भाई है। इतना सुनना था कि रोहित तुरंत खड़ा होते हुए बोला, तो भैया चलिए ना, हम आदित्य भाई के पास जाकर पता करते हैं। उन्हें जरूर पता होगा कि वह इंसान सच में रितु का पति है या नहीं। उसकी रितु के लिए बेचैनी देखकर आदर्श और आनंद दोनों ही समझ चुके थे कि मामला क्या है। इसलिए वह उठे और चुपचाप आदित्य के पास जाने के लिए तैयार हो गए। वह दोनों जान चुके थे कि रोहित रितु को पसंद करने लगा है, मगर यह बात भी सच था कि रितु किसी और की पत्नी है। इसलिए भी अनंत और आदर्श ने उसे इस बारे में कुछ और बात करना सही नहीं समझा। इधर समीर बत्रा जैसे ही रितु को अपने होटल में लेकर पहुंचा, उसे तुरंत एक कमरे में ले जाकर बेड पर पटक दिया। परंतु रितु तुरंत उठते हुए समीर का कॉलर को पकड़ी और गुस्से से बोली, आदित्य भाई कहाँ है, बताओ मुझे। उसके इस तरह बोलने पर समीर बोला, तुम्हें अपने भाई भाभी की फिक्र नहीं है कि वे कैसे हैं, और एक गैर के लिए इतनी फिक्र? सच में वह तुम्हारा भाई ही है ना? समीर कमीनी गिरी से बोला। उसकी बातें सुनकर रितु गुस्से से उसे धक्का देते हुए बोली, अपनी तरह सबको कमीना समझ रखा है क्या? सबके दिमाग में तुम्हारी तरह गंदगी नहीं भरी रहती है। भगवान ने कुछ लोगों को इस दुनिया में नेकी और फरिश्ता बनाकर भेजा है, वरना अगर तुम जैसे शैतान सिर्फ इस दुनिया में होते तो कब की ये दुनिया गर्त में चली गई होती। जबकि इस तरह से धक्का देने पर समीर गुस्सा हो गया, क्योंकि रितु के इस तरह धक्का देने से वह दरवाजे से टकरा गया था और उसे हल्की सी खरोंच भी आ गई थी। वह वापस रितु के पास जाता है और उसके बालों को पकड़कर बोला, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे, समझने क्या लगी हो तू खुद को? मत भूल कि तू आज भी मेरी जर खरीद गुलामी है। जैसे चाहूँ तुझे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आज अभी इसी वक्त चाहूँ तो तुझे अपने नीचे लिटा सकता हूँ। वह एक भरपूर नज़र ऊपर से नीचे तक रितु पर डालते हुए बोला। उसके इस तरह देखने से रितु सहम गई, मगर फिर हिम्मत करके बोली, दूर रहना मुझसे। अगर मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। उसके इस बात पर समीर हंसने लगा और बोला, कब तक, कब तक बचाओगी तुम खुद को? मत भूलो कि तुम्हारा भाई अभी भी मेरे कब्जे में है। तुम उसे कब छोड़ने वाले हो? रितु मुद्दे पर आते हुए बोली। तो वह बोला, डेविड अभी यहीं रहेगा, यहाँ का काम भी तो देखना है। लेकिन हम और तुम आज रात की फ्लाइट से ही वापस लंदन जा रहे हैं, इसलिए जब तक हम यहाँ से अच्छे से निकल ना जाएं, तुम अपने ये पर फड़फड़ाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी एक गलत हरकत और तुम्हारे भाई की गर्दन धड़ से अलग। रितु मेरी प्यारी बुलबुल, पिंजरे में कैसे रहना है, अभी से इसकी आदत डाल लो। इतना कहकर समीर ने उसे दोबारा बेड पर धक्का दिया और खुद दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। पीछे कमरे में रितु से सकती रह गई। आनंद ने कई बार आदित्य का फोन लगाया, मगर हर बार उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। आनंद ने थक हार कर आरब को भी फोन किया, मगर इस वक्त वह अपने हनीमून में डूबा हुआ अपने फोन को अक्सर स्विच ऑफ ही रखता था। इसलिए अब अनंत और आदर्श ने तय किया कि वह दोनों खुद ही जाएंगे सच का पता लगाने के लिए। रोहित भी उनके साथ चल दिया। कुछ ही समय बाद वह तीनों उस बिल्डिंग के नीचे खड़े थे जहां पर आदित्य का फ्लैट था। गाड़ी से निकलकर रोहित तुरंत आदित्य के फ्लैट की तरफ भागा, मगर वहां जाकर फ्लैट पर लगे ताले को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह ताला उसका मुंह चिढ़ा रहा हो। वह हाथ में लेकर उस ताले को उलट पलट कर देख रहा था, जैसे ऐसा करने से वह ताला उसे अंदर जाने की परमिशन दे देगा। तभी अनंत और आदर्श भी आ गए
और आश्चर्य से कभी फ्लैट को तो कभी उसके बंद दरवाजे को देख रहे थे। इस वक्त रात के 11 बजे थे और इस लिहाज से अब तक आदित्य को अपने फ्लैट पर आ जाना चाहिए था। मैं फोन करके देखता हूँ ऑफिस में। हो सकता है कि आरब के ना होने की वजह से काम ज्यादा हो और अभी तक वह अपने काम निपटाने में ही लगा हो। अनंत की इस बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तक तो शक अनंत और आदर्श को भी हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर भी उसने आरब के ऑफिस में फोन लगाया, मगर रात काफी होने की वजह से ऑफिस में भी किसी ने फोन नहीं उठाया। उन तीनों ने आसपास से पूछने की कोशिश की आदित्य के बारे में, मगर सबका जवाब यही था कि अभी तक ना तो वह खुद लौटा है और ना ही उसकी बहन। थक हार कर वो उस बिल्डिंग से बाहर निकले, मगर जैसे ही वह लोग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, अचानक से आदित्य उन्हें लड़खड़ाते हुए आते दिखाई दिया। आदित्य को इस हालत में देखकर वह तीनों ही उसे संभालने के लिए दौड़ पड़े। आदित्य, क्या हुआ तुम्हें? आदर्श ने उसे संभालते हुए पूछा। आदित्य क्या जवाब देता, वह तो खुद ही होश में नहीं था। वह तीनों उसे किसी तरह से अंदर उसकी बिल्डिंग में ले गए और आनंद ने उसकी जेब को टटोलकर उसमें से चाबी निकाली और फ्लैट का दरवाजा खोला। गनीमत थी कि चाबी आदित्य की जेब में मिल गई और तब तक रोहित ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। थोड़ी देर में आदित्य को उसके बेड पर लिटा दिया और तब तक डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर आदित्य की हालत देखकर बोले, मुझे लगता है इन्हें ड्रग्स दिया गया है। ड्रग्स? मगर किसने? भला आदित्य भाई को ड्रग्स कौन दे सकता है? ये तो मिस्टर आदित्य उठकर ही बताएंगे। कब तक इन्हें होश आएगा? मैंने एंटीडोज का इंजेक्शन तो लगा दिया है। 1 घंटे के भीतर इन्हें होश आ जाना चाहिए। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ड्रग्स इन्हें हल्का ही दिया गया है। अगर इन्हें ट्रीटमेंट नहीं भी मिलता तो भी ये रात भर में पूरी तरह ठीक हो जाते। आनंद ने हामी से हिलाया और फिर डॉक्टर को उनकी फीस देकर विदा कर दिया। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय आदित्य के होश में आने के इंतजार करने के। वह तीनों वहीं बैठ गए। इधर ऋतु जाने कब तक सिसकती रही। इस बार तो वह ऐसी फंसी थी समीर के चंगुल में कि चाह कर भी वह भाग नहीं सकती थी। मगर इतना तो जानती थी कि अगर वह एक बार लंदन चली गई तो फिर उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी। वह हर रोज एक नई मौत मरेगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। मौत, यही सोचकर वह उठी और अपने आसपास चीजों को देखने लगी। जल्दी ही एक फल काटने वाले चाकू पर उसकी नजर पड़ गई। वह तुरंत उठी और उस चाकू को लेकर अपनी कलाई की नस को काटने ही वाली थी कि तभी डोर खुला और समीर बत्रा कमरे में दाखिल हुआ। डोर खुलने की आवाज सुनकर ऋतु घबरा गई, जबकि वहीं समीर बत्रा की नजर जब ऋतु के हाथ में पड़े चाकू पर पड़ी जिसे वह अपनी कलाई पर रखे हुए थी, तो सारा माजरा समझकर वह गुस्से से बिलबिला उठा। वह पास आया और तुरंत एक झटके से उसके हाथ से चाकू छीन लिया और फिर एक जोरदार थप्पड़ ऋतु के गाल पर मार दिया। ऋतु उसके थप्पड़ को सह नहीं सकी और फर्श पर गिर पड़ी। ऋतु की हरकत ने समीर को इतना गुस्सा दिला दिया था कि वह अपनी बेल्ट को खोलने लगा और यह देखकर ही ऋतु बिल्कुल हैरान हो गई। अपनी जान देने चली थी, समझती क्या है तू अपने आप को? मेरे साथ चालबाजियां? तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाने लगे हैं। उन्हें अब कतरना जरूरी हो गया है। इतना कहकर समीर बेल्ट को अपने हाथों पर लपेटने लगता है। ये देखकर ऋतु पीछे की तरफ खिसकने लगती है। इतना तुझे समझाया मगर नहीं। तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए ना? आओ देता हूँ आज़ादी। इतना कहकर उसने सड़ाक से बेल्ट का एक जोरदार वार ऋतु के शरीर पर किया और ऋतु के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। मगर समीर को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि यह कमरा साउंड प्रूफ था। उसके बाद तो जैसे समीर बत्रा कसाई बन गया था। एक के बाद एक बेल्ट उस पर बरसाता चला गया और ऋतु चीखती रही और अंत में ऋतु बिल्कुल निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। ऋतु जब निढाल होकर जमीन पर पड़ गई तो समीर उसके पास गया और उसके बालों को पकड़कर उठाते हुए बोला, बस इतना याद रखना तुम कि तुम मेरी गुलाम हो। अगर मेरे कहे से बाहर निकलने की कोशिश की तो ऐसा हाल करूंगा कि ना जिंदा में गिनी जाओगी और ना मरने वालों में। इतना कहकर उसने एक झटके से ऋतु को छोड़ दिया तो वह फिर से जमीन पर जा गिरी। उसके शरीर पर नीले नीले निशान बेल्ट के पड़ चुके थे। जख्मों में अभी भी बेतासा दर्द था। आंखों से आंसू बहने लगे अपनी किस्मत पर। क्या उसकी किस्मत समीर बत्रा के रहमो करम तले होगी? जिस इज्जत को बचाने के लिए वह अभी तक इतनी कोशिश कर रही थी, क्या उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी? ऋतु यही सब सोचते हुए रोने लगी और भगवान से गुहार करने लगी कि किसी भी तरह से इस राक्षस के चंगुल से उसे छुड़ा दे, भले ही इसके लिए उसे मौत दे दे। समीर बत्रा जिस होटल में ठहरा हुआ था उसमें उसने एक पूरा स्वीट बुक किया हुआ था। इस समय उसने अंदर कमरे में ऋतु को रखा हुआ था और बाहर हॉल में खुद था।
कुछ देर बाद वह फिर से रितु के कमरे में जाता है और उसके ऊपर एक पैकेट फेंकते हुए बोला, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, 1 घंटे के अंदर अच्छे से तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है, 2 बजे की हमारी फ्लाइट है। और हाँ, अच्छे से तैयार होना, अगर चेहरे या तुम्हारे हाव भाव से जरा सा भी किसी को संदेह भी हुआ कि तुम अपनी मर्जी से नहीं जा रही हो, तो फिर अपने आदित्य भाई की मौत की खबर सुनने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर वह फिर कमरे से बाहर चला गया। रितु ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और उस ड्रेस को उठा लिया जिसे समीर बत्रा ने उसे पहनने के लिए दिया था। वह उस कपड़े को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई मामूली कपड़ा ना होकर उसके लिए कोई बेशकीमती चीज हो। आज तो ये कपड़े दे रहा है, पता नहीं कल फिर किस किस के सामने कपड़े उतरवाएगा, और फिर पता नहीं उसे कपड़ा पहनना भी नसीब होगा कि नहीं। उसने मनी मन कहा और एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह जिस दलदल में जा रही थी माँ की सच्चाई वह पहले से ही जानती थी। काफी देर तक रोने के बाद वह उठी और बाथरूम में चली गई। लगभग 20 मिनट तक उसने गर्म पानी से शॉवर लिया और तब जाकर उसके शरीर में कुछ जान आई। उसने समीर बत्रा के दिए हुए ड्रेस को देखा तो वह एक ब्लू जीन्स और फुल गले की पूरी बांह वाली सफेद रंग की टी शर्ट थी। उसने ऐसा जानबूझकर ड्रेस दिया था ताकि उसके दिए हुए जख्म किसी को नजर नहीं आए। उस ड्रेस को देखते ही उसके समूचे चेहरे पर घृणा तर जाती है, साथ ही उसकी आंखों में फिर आंसू आने लगते हैं, मगर वह फिर इन सबको नज़रअंदाज कर उस ड्रेस को पहनकर तैयार होने लगती है, क्योंकि अच्छी तरह से जानती है कि समीर के साथ जाना ही उसकी नियति बन गई है। थोड़ी देर में वह तैयार हो चुकी थी। घड़ी रात के 12:30 बजा चुकी थी जब समीर एक बार फिर डोर खोलकर अंदर आया, और उसने जब रितु को तैयार हुए देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मगर समीर को देखते ही रितु ने उससे मुंह फेर लिया, पर समीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अंदर आया और रितु को देखते हुए बोला, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। फिर उसने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और बोला, अगर इसी तरह तुम मेरी बात मानती रही तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी कभी, बस तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी ऐस होगा। मगर उसकी बात सुनकर रितु ने उससे अपना चेहरा छुड़ा लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर नफरत और घृणा साफ साफ नजर आ रही थी। कुछ ही देर में समीर बत्रा ने उस होटल को छोड़ दिया और एयरपोर्ट के लिए चल दिया। इधर लगभग 1 घंटे के बाद आदित्य को हल्का हल्का होश आने लगा, और उसे होश में आते देख अब तक बेचैन तीनों के चेहरे पर राहत नजर आने लगी। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसका हाथ अपने आप अपने सर पर चला गया, क्योंकि उसका सर अभी भी घूम रहा था। कैसे हो आदित्य? आदर्श ने जैसे ही कहा, आदित्य चौंक गया जब सामने उसे आदर्श ओबराय नजर आया। आदर्श सर, आप यहाँ? वह झटके से उठकर बैठने लगा तो उसे सब सहारा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं आराम से लेटा रहे। अब तो आदित्य के चेहरे पर और भी उलझन आ गई जब उसने उन तीनों को वहां बैठे देखा। आरब के दोस्त और उसकी फैमिली फ्रेंड होने के कारण आदित्य उन सभी को बहुत अच्छे से जानता था। आदित्य के दोस्तों के रूप में। क्या हो गया सर, आप तीनों यहाँ इस समय? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं आदित्य, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इस तरह नशे में? आदित्य ने मानो खुद से कहा और फिर अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। तभी उसे कुछ याद आते ही वह चीख पड़ा, रितु, रितु कहाँ है? और उसके इस सवाल पर तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आपको नहीं मालूम है रितु कहाँ है? रोहित आश्चर्य से बोला तो आदित्य अपने दिमाग पर जोर देता हुआ बोला, वह लोग बोल रहे थे कि रितु को वह अपने साथ ले जाएगा। आदित्य का सर अभी भी घूम रहा था, इसलिए वह एक हाथ से अपने सर को पकड़े हुए बोला, कौन कौन लोग? कहाँ ले जाएंगे? रोहित अचानक से बेचैन हो गया। वही लोग जिन्होंने सुबह से ही मुझे किडनैप करके रखा हुआ था, मेरी वीडियो भी बनाकर कहीं भेजी थी। जरूर रितु के पास ही भेजी होगी ताकि उसे अपने साथ जाने के लिए मजबूर कर सके। वही लोग कह रहे थे कि लंदन लंदन ले जाएंगे उसे। उसे बचाना होगा, प्लीज मुझे ले चलो, मैं पुलिस के पास। आदित्य, सही से बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी हालत कैसे हुई है? और रितु तो अपने पति के साथ गई है ना? पति? कौन पति? अब चौंकने की बारी इन सबकी थी, मगर फिर संभलते हुए अनंत बोला, समीर बत्रा, उसका पति। रितु की तो अभी शादी ही नहीं हुई है। वह समीर बत्रा झूठा और फरेबी इंसान है। आदित्य की हालत अभी भी ठीक नहीं थी तो वह रुक रुक कर बोल रहा था। वह लंदन ले जाकर लड़कियों को बेचने का कारोबार करता है, लड़कियों के जरिए अपने बिजनेस को प्रॉफिट दिलाता है। आदित्य अपने सर पर हाथ रखे हुए बोला, प्लीज रितु को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो। यह सब सुनकर तीनों ही शॉक्ड रह गए। समीर बत्रा के बारे में तो
वह सब ये सारी बातें सोच भी नहीं सकते थे कि एक बिजनेसमैन इतना नीचे भी गिर सकता है। प्लीज प्लीज बचा लो रितु को, वरना वह उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। आदित्य अभी पूरी तरह से अपने होश में नहीं था, फिर भी वह उठने की कोशिश करता हुआ बोला, मैं उसे इतनी आसानी से रितु को ले जाने नहीं दूंगा। मैं रोकूंगा उसे। मगर चंद कदम चलते ही वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। आनंद ने उसे संभाला और बोला, चिंता मत करो आदित्य, मैं देखता हूँ, रितु को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो आदित्य को वापस बेड पर बैठाता है। मैं कह रहा था ना भैया, जरूर इंसान में ही कुछ गड़बड़ है। मैंने देखा था रितु के चेहरे पर बेबसी। वह उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, फिर भी वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। जरूर उसने रितु को धमकी दी होगी कि आदित्य भाई को जान से मार डालेगा। रोहित बेचैनी से बोल रहा था। ठीक कह रहे हैं आप रोहित सर, आदित्य बोला। उन लोगों ने मुझे बताया था कि वह लोग रितु को मुझे जान से मारने की धमकी देंगे। इस कन्फेक्शन के बाद सभी को मामला पूरी तरह से समझ में आ गया था। तू चिंता मत कर रोहित, सब ठीक हो जाएगा। इतना सब कुछ जानने के बाद हम रितु को यहाँ से जाने नहीं देंगे। इतना कहकर अनंत ने अपने फ़ोन में फ्लाइट का टाइम देखा और बोला, 2 बजे की फ्लाइट है उसके लंदन जाने की, और अभी सिर्फ 12:30 हो रहे हैं। अगर वे एयरपोर्ट पर होंगे भी तो उड़ान नहीं भरी होगी, या शायद अभी उन्होंने अपने होटल से चेकआउट ही नहीं किया होगा। तभी आदर्श ने कमिश्नर साहब को फ़ोन लगा दिया और उनसे समीर बत्रा के बारे में सब कुछ बताते हुए तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया। आदर्श के कहने भर की देर थी कि पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, और उसके बाद वह तीनों भाई भी समीर बत्रा की कब्र खोदने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले आनंद ने ऑफिस फ़ोन करके समीर बत्रा के होटल का नंबर मांगा, और जिस होटल में समीर बत्रा ठहरा था, वहाँ फ़ोन करने पर उसे पता चला कि समीर ने जस्ट अभी अभी चेकआउट किया था होटल से, और वह बस तीनों ही एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे। तभी आनंद बोला, भैया किसी एक का आदित्य के पास भी रहना ज़रूरी है। अगर उसकी तबीयत कुछ खराब हो तो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप सभी प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, आदित्य कलपते हुए बोला। तुम चिंता मत करो आदित्य, हम रितु को कुछ भी नहीं होने देंगे। इतना कहकर वह तीनों ही एयरपोर्ट के लिए चले गए। आदर्श ने कमिश्नर को भी फ़ोन करके बता दिया कि अब सीधे ही एयरपोर्ट पर चलें। समीर बत्रा वहीं गया है। इधर समीर बत्रा रितु को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और चेकिंग की प्रक्रिया से गुजर रहा था। उसके साथ रितु यंत्र चलित सी चलती जा रही थी। इस दौरान समीर बत्रा ने एक पल के लिए भी रितु का हाथ नहीं छोड़ा था। उसे हर पल यही डर था कि कहीं मौका मिलते ही रितु यहाँ से भाग न जाए, या फिर कोई हंगामा न खड़ा कर दे। इसलिए वह हर वक्त सख्ती से उसे आंखों से ही चेतावनी देते रहता था। समीर बत्रा जब चेकिंग प्रक्रिया से गुजर रहा था, तो उसे चेक करने वाले कस्टम ऑफिसर ने जब उसके पासपोर्ट को देखा, तो वह गौर से समीर बत्रा को देखने लगा। उसे इस तरह देखकर समीर बत्रा कुछ हड़बड़ा गया और बोला, एनी प्रॉब्लम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर ने नामे अपना सिर हिलाया और फिर रितु का पासपोर्ट देखने लगा। सब कुछ सही था, फिर भी कस्टम ऑफिसर ने उन दोनों को साइड में खड़ा रखा और कहा, आई एम सॉरी मिस्टर बत्रा, पर हमें आपके सामान की तलाशी लेनी होगी, और आप दोनों की भी। क्या बकवास कर रहे हैं आप ऑफिसर, समीर बत्रा गुस्से से बोला। आपको मैं क्या कोई क्रिमिनल लगता हूँ? आई एम ए समीर बत्रा, और मैं एक फेमस बिजनेसमैन हूँ। लंदन में मेरा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। आप चाहें तो लंदन कॉल करके पता कर सकते हैं। आई एम सॉरी सर, हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। और आप कौन हैं, यह तो आपके पासपोर्ट से ही पता चल गया। बट यह हमारा रूल है। हमें खबर मिली है कि आप अपने सामान के साथ ड्रग्स ले जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? समीर बत्रा बुरी तरह से तिलमिला गया। सर, अगर आप नहीं ले जा रहे हैं तो इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? हम तलाशी लेने के लिए ही तो बोल रहे हैं। आप तलाशी दे दीजिए और यहाँ से चले जाइए। अगर आपके पास से कुछ भी नहीं निकला तो। समीर बत्रा उसे गुस्से से घूरने लगा, तो वह कस्टम ऑफिसर बिना विचलित हुए बोला, प्लीज आप मेरे साथ आइए। समीर बत्रा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए रितु का हाथ पकड़ा और उसके पीछे पीछे चल दिया। आगे चलकर रितु को उस ऑफिसर ने एक लेडीज कस्टम ऑफिसर के साथ अलग केबिन में जाने के लिए कहा, तो समीर बत्रा भड़क उठा और बोला, वह मेरे साथ रहेगी, एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं रहेगी। मिस्टर बत्रा, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि मिस ऋतु भार्गव की तलाशी लेडीज अफसर ही लेंगी। आप हमें मजबूर मत कीजिए खुद के साथ सख्ती करने पर। उस ऑफिसर की बातें सुनकर समीर बत्रा कसमसा कर रह गया। फिर वह एक केबिन में चला गया, जहां और भी पुलिस वाले मिलकर
उसकी तलाशी लेने लगे। जब उसके पास से कुछ नहीं मिला तो समीर बत्रा अपने चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था ऑफिसर कि हम कोई क्रिमिनल नहीं है। यह तो अच्छी बात है मिस्टर बत्रा, पर हमें अभी आपके लगेज की तलाशी लेनी है प्लीज। की समीर बत्रा उन सबको मनी मन हजार गालियां देता हुआ चाबी दे दिया और खुद आकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कह रहा हो कि ले लो तलाशी, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगा। मगर तभी तलाशी लेकर एक ऑफिसर उस कस्टम ऑफिसर को दिखाते बोला, सर ये ब्राउन शुगर। इतना सुना था कि समीर बत्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कभी उस कस्टम ऑफिसर को देखता तो कभी उसके हाथ में थामे ब्राउन शुगर के पैकेट को, जो लगभग 1 किलो के बराबर होगा। अब आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर बत्रा। ये मेरा नहीं है ऑफिसर, समीर बत्रा अकलाते हुए बोला। ऑफिसर मैं सच कह रहा हूँ, आई डोंट नो कि हमारे सामान में कैसे है, बट ये मेरा नहीं है। हर अपराधी पकड़े जाने पर यही कहता है कि यह उसका सामान नहीं है। अगर आपका सामान नहीं है तो आपके सामान में कैसे मिला हमें। ट्रस्ट मी ऑफिसर, सच में मुझे नहीं पता यह कैसे और कहाँ से आया। प्लीज ट्रस्ट मी। समीर बत्रा के चेहरे पर अब हवाइयाँ उड़ रही थीं। अरेस्ट हिम इंस्पेक्टर, उस कस्टम ऑफिसर ने कहा। तो वहां मौजूद इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और समीर बत्रा के हाथ में हथकड़ी डालने लगा। इस पर समीर बत्रा बौखलाया हुआ उस ऑफिसर को खुद से दूर झटक दिया और बोला, तुम सभी यकीन क्यों नहीं कर रहे हो मेरा, ये मेरा नहीं है। ये बात अब आप अदालत में कहिएगा मिस्टर बत्रा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सबूत हैं। हमने जो देखा है वही आपको कह रहे हैं। समीर ने लाख विरोध किया, सबको यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये ब्राउन शुगर उसका नहीं है, मगर उन ऑफिसर्स के सामने उसकी एक न चली और वह उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे वहां से ले जाने लगे। रितु, रितु कहाँ है। अचानक से उसे रितु की याद आ गई तो वह ऑफिसर की तरफ देखा और बोला, मेरे साथ जो लेडीज थी वह कहाँ है। उसकी भी तलाशी हो रही है, अगर उसके पास से भी कुछ मिला तो वह भी तुम्हारे ही साथ जेल में आ जाएगी। तब तक चलो यहाँ से। इतना कहकर वह ऑफिसर उसे धक्का देते हुए आगे ले जाने लगे। अभी वहां उसे एयरपोर्ट से बाहर लेकर निकल ही रहे थे कि तभी अनंत, आदर्श और रोहित वहां आ गए और ठीक उनके पीछे ही कमिश्नर साहब भी अपनी पुलिस टीम को लेकर वहां आ गए। रोहित तो समीर बत्रा को देखकर गुस्से से उसे पीटने के लिए ही आगे बढ़ ही रहा था कि जब अनंत और आदर्श ने उसे रोक लिया, जबकि समीर उन सबको वहां देखकर बेहद हैरान था और उसी हैरानी से वह बोला, आप सभी यहाँ इस वक्त। अब अपना ये सराफत का चोला अपने पास रखो मिस्टर समीर बत्रा, अनंत दांत पीसते हुए बोला। तो समीर को कुछ समझ में नहीं आया। ये आप क्या कह रहे हैं, हम सबको तुम्हारी असलियत पता चल गई है समीर बत्रा। आदर्श भी गुस्से से बोला, मैंने कुछ नहीं किया है मिस्टर ओबराय, कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। समीर एक बार फिर कलपते हुए बोला। उसे यकीन था कि उसका बिजनेस पार्टनर अनंत ओबराय जरूर उसकी मदद करेगा। यह ब्राउन शुगर मेरा नहीं था। समीर को अभी भी लग रहा था कि इस एयरपोर्ट पर जो अभी अभी हुआ है उन्हीं के बारे में इन लोगों को पता है। इस पर रोहित अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सका और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, हम इस ब्राउन शुगर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम रितु के बारे में बात कर रहे हैं जो तुम उसके साथ कर रहे हो। यह सुनकर एक पल के लिए समीर हड़बड़ा गया, मगर फिर संभालते हुए बोला, मैंने मैंने क्या किया है रितु के साथ, और क्यों करूँगा उसके साथ कुछ। वह मेरी पत्नी है। पत्नी नहीं, झूठी पत्नी। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे अपनी झूठी पत्नी बनाकर इस देश से बाहर ले जाने की। क्या सोचा था तुमने कि तुम जो चाहोगे बस वही होगा। रितु को यहाँ से ले जाकर उसे अपने बिजनेस पार्टनर के बिस्तर तक। आखिर में रोहित से बोला तक नहीं गया, मैं गुस्से से समीर को देखते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि समीर जो काम करने के लिए तैयार था उसे तो रोहित को कहने में भी शर्म आ रही थी। यह सब सुनना था कि समीर की आंखें बड़ी हो गईं। जाहिर था इस बारे में तो वह सोच भी नहीं रहा था। अब यही सोच रहे हो ना कि हमें यह सब कैसे पता चला। समीर ने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो अनंत बोला, रितु के भाई आदित्य से। क्या सोचा था तुमने, तुम्हारी करतूत कभी किसी को पता नहीं चलेगी, और अगर पता भी चलती भी तो तब तक तुम तो विदेश के लिए उड़ चुके होगे। एक बार इस देश से बाहर चले जाने के बाद कोई क्या ही बिगाड़ सकता था तुम्हारा। और सच में हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता अगर तुमने समय रहते आदित्य को छोड़ा ना होता। लेकिन अब तो तुम गलती कर चुके हो और इस बार तुम्हारी इस गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि इस गलती की तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि फिर इस जन्म में तो तुम उसे भूल नहीं पाओगे। कमिश्नर साहब, इसे ले जाइए यहाँ से।
समीर बत्रा अभी भी अनंत, आदर्श और रोहित को देख रहा था। जब उसे इस तरह से देखते हुए उन लोगों ने देखा तो अनंत बिल्कुल उसके पास आया और बोला, तुम यही सोच रहे हो ना अभी तक कि तुम इन सब में फंसे कैसे? अनंत इस वक्त बिल्कुल समीर के पास था और इतना धीरे से बोल रहा था कि उसकी आवाज़ सिर्फ समीर को ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही हमें पता चला, अनंत ने उसे बताना शुरू किया कि रितु तुम्हारी पत्नी नहीं है, बल्कि तुम उसे अपने बिजनेस के फायदे के लिए लेकर जा रहे हो। हमने तुरंत कमिश्नर साहब को फ़ोन किया। अब भले ही आदमी तुम 2 नंबर के हो, मगर कागजात तुम्हारे सारे 1 नंबर के थे, इसलिए तुम्हें रोकना पॉसिबल ही नहीं था। और फिर आदित्य भाई का खौफ दिखाकर तुम तो रितु को भी अपनी तरफ कर चुके थे। वह तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहती, इसलिए कमिश्नर साहब ने खुद ही यह रास्ता सुझाया कि तुम्हें अगर रोकना है तो तुम्हारे सामान से ड्रग्स बरामद की जाए। वह पुलिस वाले सारे हमारे कहने पर ही तुम्हारे सामान से ड्रग्स निकाल कर दिए हैं। इतना सुना था कि समीर मूर्खों की तरह कभी अनंत को तो कभी कमिश्नर का मुंह देखने लगा। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, अब चाहे मानव तस्करी के लिए मिले या फिर ड्रग्स की तस्करी के लिए। और हाँ, अब आगे की बिजनेस डील के लिए हम थाने में दोबारा मिलेंगे। मुझसे दुश्मनी लेकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अनंत ओबराय, वो भी इस लड़की के लिए। लगती क्या है तुम्हारी? एक बिजनेसमैन होकर इतना भी नहीं समझते हो कि हमेशा हाथ वहाँ डालना चाहिए जहाँ फायदा हो। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर तुमने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचने के सपनों पर खुद अपने हाथों से पानी फेर दिया है। फिर समीर बत्रा कुटिल मुस्कान के साथ बोलता है, अगर तुम्हें वह लड़की इतनी ही पसंद थी तो मुझसे कह देते, कुछ रातों के लिए मैं उसे तुम्हारे पास भी छोड़ देता। उसके इस जवाब पर अनंत ने एक जोर का घूंसा उसके मुंह पर मारा और गुस्से से बोला, अपनी तरह घटिया समझ रखा है क्या मुझे, जो ऐसे ऑफर दे रहा है? आई प्रॉमिस समीर बत्रा कि इंडिया की यह डील तुम्हें हमेशा याद रहेगी। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें मरते दम तक खुद को भी नहीं भूलने दूंगा। और अब गुड बाय। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जेल में तुम्हारा एक भी दिन और एक भी रात सुकून से ना काट सके। समीर बत्रा आनंद का गुस्सा देखकर अभी तक हक्का बक्का था। तभी उसे पुलिस वाले धक्का मारते हुए आगे की तरफ ले गए और जीप पर बैठा दिया। रितु कहाँ है? उन्होंने वहां के कस्टम ऑफिसर से पूछा। तभी 2 लेडीज कस्टम ऑफिसर के साथ रितु आती हुई दिखाई दी। वह अभी भी शौक से इधर उधर देख रही थी। सामने अपने तीनों बासों को देखकर वह चौंकी, क्योंकि साथ में पुलिस भी थी। मगर उसे समीर कहीं नहीं दिखाई दिया। उसे इस तरह असमंजस में देखकर तीनों आगे बढ़े और बोले, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रितु। वह समीर बत्रा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। यह सुनकर रितु रुआंसी होकर बोली, ये क्या किया आप लोगों ने? अब वह डेविड आदित्य भाई को नहीं छोड़ेगा। आदित्य भाई को कुछ नहीं होगा। आदित्य भाई अब सुरक्षित हैं और अपने फ्लैट पर हैं। सच? सच कह रहे हैं आप लोग? रितु की आवाज़ भर्रा गई। आदित्य बिल्कुल ठीक है। अब तुम भी चलो, वह भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रोहित ने जैसे ही रितु का हाथ पकड़ा, रितु दर्द से करा उठी और ये देखकर तीनों चौंक उठे। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। रितु अभी बोल ही रही थी कि तभी रोहित ने उसके स्लीव को ऊपर कर दिया, जहाँ पर अभी भी नीले नीले बेल्ट के निशान मौजूद थे। और ये देखकर रोहित के साथ साथ अनंत और आदर्श को भी बहुत गुस्सा आया। ये समीर बत्रा इंसान है या जल्लाद? चंद घंटे में ही क्या हालत कर दी है तुम्हारी। जेल में तो इसकी अच्छी खातिरदारी करवानी पड़ेगी। खातिरदारी तो उसकी होगी, मगर आपको भी गवाही के लिए आना पड़ेगा मिस रितु, कमिश्नर साहब ने कहा। तो रितु बोली, उस शख्स को सजा दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ कमिश्नर साहब। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना बयान जरूर दूंगी। उसके बाद रोहित उसे संभाल कर अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर वह सब चले गए वापस। इस दौरान आदर्श और अनंत की नज़र लगातार रोहित पर ही टिकी हुई थी कि कैसे वह रितु का ख्याल रख रहा है। और ये देखकर उन दोनों के ही होठों पर मुस्कान आ गई। लगता है आदित्य से बात करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले घर में सबको बताना पड़ेगा कि हमारा मुन्ना बड़ा हो गया है। आदर्श ने कहा तो अनंत तुरंत बोल उठा। और फिर अचानक अनंत ने गाड़ी को ओबराय निवास की तरफ मोड़ दिया। यह देखकर रितु चौंकी और बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और आदित्य की भी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में तुम दोनों का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। लेकिन आदित्य भाई, उन्हें भी मैंने ओबराय निवास ही बुला लिया है। मैंने अपना आदमी भेज दिया है, वह भी पहुँचते ही होंगे। सर आप इतना परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ बेल्ट की मार पड़ी है और इतना तो तुम
आराम से सह सकती हो, आखिर सुपर वूमन जो हो। रोहित ने ताना मारते हुए बोला। उसके बाद रितु ने कुछ नहीं कहा। तब अनंत रोहित की चुटकी लेते हुए बोला, तब तो मैंने रितु को घर ले जाने का फैसला करके सही किया ना रोहित? जी भैया, आपने बिल्कुल सही किया। दो बीमार भला कैसे एक दूसरे का ध्यान रख पाते? इस वक्त रितु को भी आराम की जरूरत है। मैं इतनी बीमार नहीं हूँ, रितु बोली तो रोहित उसे घूर कर देखते हुए बोला, पता है मुझे तुम्हारे बारे में। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। और फिर ना चाहते हुए भी अनंत और आदर्श दोनों ही हंस देते हैं। क्या तुम दोनों हमेशा ही इतना लड़ते झगड़ते रहते हो? मैं नहीं लड़ता भैया, ये लड़ती है। हाँ, मैं तो दीवार से लड़ती हूँ ना। अब कोई अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता है तो मैं तो दीवार से ही लड़ूंगी ना, जैसे कि अभी लड़ रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं लड़ता हूँ तुमसे? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं दीवार से लड़ती हूँ और तुम वही दीवार हो, वह भी जिद्दी और बेशर्म किस्म की दीवार। अनंत और आदर्श ने जब इनकी लड़ाई सुनी तो एक बार फिर जोर से हंस देते हैं। वैसे आपको पता है भैया, फिर अनंत आदर्श से बोला, मेरी और अनन्या की लड़ाई भी हमेशा ऐसे ही होती थी, टॉम एंड जेरी की तरह। उसकी बात पर आदर्श फिर से हंस दिया, जबकि इधर रोहित नाराज होते हुए बोला, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अभी हम लोगों ने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, यह नहीं हुआ कि थैंक यू ही बोल दें। उल्टा लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। क्या सबूत है कि तुमने मुझे बचाया? क्या मतलब? रोहित अपनी आंखें बड़ी करके बोला। देखा भैया, ये क्या बोल रही है? तुम अकेले तो नहीं आए थे मुझे बचाने के लिए, आदर्श सर और अनंत सर भी आए साथ में। आखिर वे भी तो यहाँ मुझे बचाने ही आए थे। मगर वह तुम्हारी तरह छोटे दिल के नहीं हैं जो अपना एहसान गिनाते चले। हे देवी, आप महान हैं। आप जो कह रही हैं बस वही सत्य है। रोहित अपने दोनों हाथ रितु के आगे जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जो मैं आपसे उलझ गया। आपसे उलझकर मैं अपने पाप कर्मों को और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करने की कृपा करें। कोई नहीं रितु, कुछ दिन हमारे साथ भी रहकर देख लो, उसके बाद वापस चले जाना। आदर्श ने उन दोनों को चुप कराने की खातिर बातों की डोर अपने हाथ में ले ली। थोड़ी सी देर में अनंत, आदर्श और रोहित रितु के साथ ओबराय निवास में पहुंच चुके थे। जब वो लोग हाल में पहुंचे, आदित्य वहां पहले से ही बैठा हुआ था। यह देखकर रितु दौड़कर आदित्य के पास गई और उसके गले से लगकर रोने लगी। उसे इस तरह से रोते देखकर कौन कहेगा कि यह वही लड़की है जो अभी कुछ देर पहले रोहित से लड़ झगड़ रही थी और अभी किसी मासूम बच्ची की तरह आदित्य को पकड़कर रो रही थी। आदित्य भी उसे सही सलामत देखकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तू ठीक तो है ना? हाँ, रितु ने जवाब दिया। आप ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत डर गई थी भैया, जब समीर ने कहा कि उसने आपको अपने कब्जे में कर रखा है और जान भी ले सकता है आपकी, और इसलिए तुम उसके साथ चली गई थी। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर उसके बाद मैं जिंदा भी रह गया तो अपने आप से नज़र मिलाने तक के काबिल नहीं रह जाता। मुझे बस आपकी चिंता थी भैया। आपके लिए मैं एक तो क्या कई जन्म बर्बाद कर सकती थी। फिर कभी ऐसा सोचा भी ना तो थप्पड़ से मारूंगा। आदित्य भावुक होता हुआ बोला, तू सोच भी नहीं सकती कि जब से मुझे पता चला है कि उस समीर बत्रा ने मुझे मोहरा बनाकर तुझे अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया है, मैं कितना तड़प रहा था। अपने आप से घिन आने लगी थी मुझे कि मैं कैसा भाई हूँ जो अपनी बहन की रक्षा करने की बजाय उसकी बर्बादी का कारण बन जा रहा हूँ। सॉरी भैया। और वह दोनों ही रोने लगे और उनकी बात सुनकर हर कोई भावुक हो गया और किसी का भी मन नहीं किया उन दोनों को बीच में कुछ बोलने का। थोड़ी देर बाद जब वह दोनों शांत हुए तो सबने उन्हें खाने के लिए कहा, मगर रितु और आदित्य दोनों ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि उन्हें भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं लगी है? हम लोगों ने तो लंच भी किया था, मगर तुमने तो लंच भी नहीं किया था और उसी समय से समीर बत्रा के साथ हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समीर बत्रा ने तुम्हें खाने के लिए तो कुछ नहीं दिया होगा, और लंच करने के बाद जब हम लोगों को भूख लग रही है तो तुम्हें बिना खाए ही भूख कैसे नहीं लगी होगी? रोहित ने जब इतना कुछ बिना रुके बोला तो पूरे घर वाले उसका मुंह देखते रह गए, और ना चाहते हुए भी अनंत और आदर्श के होठों पर फिर मुस्कान फैल गई। मगर रोहित सबकी नज़रों से बेपरवाह होकर फिर बोला, भाभी, मम्मा, आप हम सबका खाना लगा दीजिए, ये दोनों भी खाएंगे। रोहित का व्यवहार सबके लिए आश्चर्य कर देने वाला था, मगर इसके बाद भी उन लोगों ने बिना किसी सवाल के डिनर लगा दिया सबके लिए। सभी के कहने पर उन दोनों को भी खाना पड़ा। खाना खाने के बाद बड़े पापा ने रितु से पूछा, वैसे तो मोटे तौर पर हमें सब कुछ पता है,
लेकिन तुम बताओ रितु बेटा, कि आखिर समीर बत्रा की तरफ से दुश्मनी क्या थी? इतना बड़ा बिजनेसमैन होते हुए भी वह तुम्हें झूठ बोलकर क्यों अपने साथ ले गया? सच कहूँ अगर तो इसमें पूरी तरह गलत समीर बत्रा भी नहीं है सर। उसका तो काम ही है यही। अपने बिजनेस को चलाने के लिए वह नई नई लड़कियों को यहाँ से ले जाता है, कभी शादी के नाम पर तो कभी नौकरी दिलाने के नाम पर, और उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर के बिस्तर पर पहुंचाकर मनमानी डील करता है। बिजनेस की दुनिया में इतनी जल्दी सक्सेस होने का उसका यही राज है। समीर बत्रा बस अपना काम कर रहा था, इसलिए मुझे उससे उतनी शिकायत नहीं है। असली शिकायत तो मुझे मेरे भैया भाभी से है। अगर उन्होंने पैसों के लालच में आकर मुझे समीर बत्रा के हाथों नहीं बेचा होता तो आज मैं उसके चंगुल में नहीं फंसती। इतना कहकर ही रितु ने अपना सिर झुका लिया। खुद उसके भाई भाभी ने उसे पैसों के लिए बेच दिया, यह बात भी किसी लड़की के लिए कम शर्मिंदगी की नहीं होती है। पर उसका जवाब सुनकर हर कोई चौंक गया और आश्चर्य से आदित्य को देखने लगा। एक पल के लिए आदित्य भी हड़बड़ा गया, मगर रितु ने जब सभी को आदित्य को इस तरह से देखते हुए देखा तो सबकी बात को समझते हुए तुरंत बोली, आदित्य भैया ने नहीं बेचा था मुझे, बल्कि मेरे अपने भैया भाभी ने बेचा था मुझे। मतलब? एक बार फिर से सभी चौंक पड़े। क्या आदित्य तुम्हारा सगा भाई नहीं है? इस पर रितु हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, सर अगर आदित्य जैसे भाई गैर हों तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि हर लड़की को आदित्य भाई जैसा एक गैर भाई मिले। लेकिन अगर वही मेरे भाई जिग्नेश जैसे सगे भाई भाभी हों तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि लड़कियों को कभी कोई भाई ही ना मिले। इस वक्त उसकी आवाज़ में दर्द और नफरत दोनों ही थे। उसके बाद रितु ने अपने साथ घटी हर घटना को बता दिया कि कैसे उसके भाई भाभी ने माँ बाप के मरने के बाद पैसों के लिए उसे बेच दिया समीर बत्रा के हाथों, और फिर वह कैसे उस समीर बत्रा के चंगुल से छूटकर भागी थी, और फिर कैसे आदित्य उसे मिला था। सब कुछ जानने के बाद हर कोई शॉक्ड था कि रितु ने इतनी कम उम्र में कितना दुख झेला था। खास करके घर के सारे मर्द, जो कि ऑफिस में रितु को एक चुलबुली लड़की के रूप में जानते थे, वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वह अपने होठों की हंसी के पीछे इतना बड़ा दर्द छुपाए बैठी है। मगर सारी सच्चाई जानने के बाद सबने गहरी सांस ली और बोले, कोई बात नहीं बेटा, भगवान अगर किसी को तुमसे जुदा करता है तो किसी से मिला भी देता है। तुमने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत दुख झेल लिया है, लेकिन उस दुख के बदले में ही भगवान ने तुम्हें आदित्य जैसा भाई दे दिया है, जो हर रिश्ते की कमी को पूरा करेगा। आदित्य भाई को देकर तो भगवान ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है, उसके लिए तो मैं रोज उनका शुक्रिया अदा करूं तो भी कम है। रितु तुरंत बोली और प्यार से आदित्य को देखने लगी, तो आदित्य बस मुस्कुरा दिया। तभी बड़े पापा आदित्य की तरफ देखते हुए बोले, हमें यह तो पता था कि तुम अच्छे इंसान हो, मगर इतने अच्छे इंसान हो ये नहीं पता था। मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, बस एक इंसान होने का फर्ज निभाया है। रितु उस समय अकेली थी और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसे एक भाई मिला है तो मुझे भी तो एक बहन मिल गई है। वह प्यार से रितु को देखते हुए बोला, सही कहा तुमने, अब अंत भला तो सब भला। समीर बत्रा भी पकड़ा गया है और फाइनली तुम्हें उससे छुटकारा भी मिल गया है। आज के बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। तभी आदर्श उठते हुए बोला, रात बहुत हो गई है और कल सुबह हमें पुलिस स्टेशन भी जाना होगा समीर बत्रा के खिलाफ गवाही देने के लिए। इसलिए बेहतर होगा कि अब हम सब सो जाएं। आदर्श की बातों में सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और उठकर सोने के लिए जाने लगे। रितु और आदित्य के लिए भी रूम दे दिया गया। आदित्य को जहाँ गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए कहा गया, मैं रितु को घर में ही एक कमरे में जगह मिल गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।